अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में मौजूद है। और यही टॉपिक केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्क्राइब करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पर स्टूडेंट्स बात करते हैं। रेडिएशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफर में। यहाँ पर हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं रेडिएशन को और फिर हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, हमने हीट ट्रांसफर के तीन जो मैकेनिज्म्स हैं वो पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इन तीनों में से जो रेडिएशन है वो हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि ये वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए हीट ट्रांसफर होता है। एक जब हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है हीट, और उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से जो है वो ट्रांसफर होता है। उसको हम रेडिएशन कहते थे। सो यहाँ पर हम इस टॉपिक को और भी थोड़ा सा ओपन करते हैं। सो रेडिएशन अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स में देखें, सो यूजुअली जो भी वेव्स निकलते हैं किसी न्यूक्लियस से, फॉर एग्जाम्पल किसी मटेरियल से, रेडियो एक्टिव मटेरियल से, जो उससे वेव्स निकलते हैं वो उनको भी हम इंक्लूड करते हैं रेडिएशंस में। जो उससे पार्टिकल्स निकलते हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं रेडिएशंस में। यानी अगर हम जनरली बात करें, सो रेडिएशंस हम सब के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पर जो रेडिएशंस हैं, ये वाले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका मतलब है हम जस्ट यहाँ पर डील करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है हम डील करेंगे, ईएम वेव्स जिनको भी हम कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानते हैं कि इनकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि है 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है वैक्यूम में या फिर एयर में। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे वो रेडियो वेव्स हो या लाइट हो या विजिबल वेव्स हो या जो भी वेव्स हो, उन सब की स्पीड वैक्यूम में या एयर में इतनी होती है। सो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ब्लैक बॉडी एक ऐसी, हम एक आइडियल बॉडी लेते हैं कि सपोज ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है। इन पर आप कोई भी रेडिएशन जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम वेव्स के लिए स्पेसिफिकली रेडिएशन का जो टर्म है वो यूज करते हैं। सो अगर ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक ब्लैक बॉडी है, सो ब्लैक बॉडी हम ऐसी बॉडी को कहते हैं कि जिसके ऊपर आप किसी भी वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो फॉल कर ले, इसके ऊपर हिट कर ले, सो वो सारे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देखिए आम लाइफ में अगर आप बॉडीज की बात करें, सपोज आपको मुख्तलिफ बॉडीज नजर आती है। लेट्स सपोज मैं ड्रा करता हूं कुछ यहाँ पर, ये एक बॉडी आप कंसिडर कर ले, आपको इसका जो कलर है वो नजर आ रहा है येलो, येलो कलर। एक और मैं बॉडी लेता हूं यहाँ पर, एक और बॉडी में लेता हूं ये वाली, दिस इज अनदर बॉडी। इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आपको नजर आ रही है इस कलर की, इस कलर की। एक और मैं बॉडी लेता हूँ यहाँ पर। आम लाइफ में देखिए हम मुख्तलिफ कलर्स देखते हैं, मुख्तलिफ कलर्स हम देखते हैं आम लाइफ में। इसको हम एक और कलर का शो करते हैं यहाँ पर। सो देखिए मुख्तलिफ कलर्स आपको क्यों नजर आते हैं जब आप देखते हैं किसी चीज को? सो एक्चुअली वो लाइट की मदद से आप देखते हैं, क्योंकि लाइट के जो वेव्स हैं वो इसके ऊपर पड़ते हैं। और हम जानते हैं कि लाइट जो है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स की।
सो जो कलर, सारे कलर्स इसके ऊपर फॉल करते हैं, जो कलर इससे रिफ्लेक्ट होता है और हमारी आंखों में जो कलर आ जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, हमें ये बॉडी उसी कलर की नजर आती है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये वाली, इसके ऊपर यही कलर जो आपको नजर आ रहे हैं, यही कलर इससे रिफ्लेक्ट होता है, बाकी कलर्स इससे रिफ्लेक्ट नहीं होते। इसका मतलब ये है दूसरी का कि इस पर जब लाइट फॉल करती है, सो इससे इस येलो कलर का जो वेवलेंथ है सिर्फ वो रिफ्लेक्ट होता है, तो इसीलिए हमें येलो कलर नजर आता है। यहाँ पर जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला कलर, सिर्फ यही वाला कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, हमारी आंख में आ जाता है, तो हमें इस तरह नजर आता है। यानी आपको मुख्तलिफ कलर जो नजर आते हैं, वो एक्चुअली जो कलर उससे रिफ्लेक्ट होता है, जब उसके ऊपर आप हिट करते हैं वेव्स को, लाइट को, तो वही कलर हमें नजर आता है। और यहाँ पर ब्लैक बॉडी में जो है, इसके ऊपर आप जितने भी वेवलेंथ्स के, यानी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के, हम जानते हैं कि जो वेव्स होते हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के होते हैं। कोई वेवलेंथ जो है वो माइक्रोवेव्स हैं, कोई रेडियो वेव्स हैं, कोई लाइट हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं। तो जो भी आप इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स आप इसके ऊपर फॉल कर ले, तो वो इससे कोई भी जो वेवलेंथ है, कोई भी कलर जो है वो इससे रिफ्लेक्ट नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता, सारे इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो बॉडी होगी आइडियल ब्लैक बॉडी, ये आपको ब्लैक ही नजर आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी कलर इससे रिफ्लेक्ट नहीं होता, और जो कलर इससे रिफ्लेक्ट नहीं होता तो वो तो हमें नजर नहीं आएगा, बिकॉज हमें सिर्फ वो कलर नजर आता है जो रिफ्लेक्ट होता है, हमारी आंखों में आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। और इससे जो रेडिएशन फिर निकलेंगे, ये तो हमने एब्जॉर्प्शन की बात की। अब इसको अगर आप हीट अप कर ले, इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लैक बॉडी को अगर आप हीट अप कर ले, हीट अप, इसको हीट कर लें, सो इससे फिर रेडिएशन जो है वो निकलेंगे, इमिट होंगे। तो उन रेडिएशंस को फिर हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ऐसे रेडिएशंस जो कि परफेक्टली इस ब्लैक बॉडी से निकलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट देने से, उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि आइडियली ब्लैक बॉडी जो है, आइडियल ब्लैक बॉडी वो तो अवेलेबल नहीं है, हम यूं नहीं कह सकते कि परफेक्टली हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, एक आइडियल ब्लैक बॉडी, लेकिन हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं। यानी जब हम इनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्लैक बॉडीज की, तो हम इस तरह की कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं कि हम अप्रोक्सीमेटली जो है ब्लैक बॉडी की तरह जो मटेरियल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं। और वो हम किस तरह करते हैं? एक्चुअली हम एक कैविटी बना लेते हैं, एक होल बना लेते हैं हम। यानी हम ये एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी मैंने कंसिडर की। अब इस बॉडी के अंदर हम एक होल बना लेते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल होल बना लेते हैं, और इसके अंदर जो है हम एक कैविटी बना लेते हैं। देखें, इस तरह एक खाली स्पेस बना लेते हैं इस बॉडी के अंदर। सो आप देख रहे हैं कि हमने एक आम बॉडी ली है, और इसकी जो इनर सरफेसेस हैं, ये वाले इनर सरफेसेस, इसको हम ब्लैक कलर से ले लेते हैं, यानी कि ब्लैक कोटिंग कर लेते हैं इसके ऊपर। तो अब अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई वेव जो है, कोई भी वेवलेंथ जो है वो इंटर होता है इसके अंदर, सपोज वो यहाँ पर इंटर होता है, तो देखिए वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर स्ट्राइक करता है, फिर यूं यहाँ पर स्ट्राइक करता है, यूं यहाँ पर स्ट्राइक करता है, एटसेट्रा। यूं मल्टीपल यहाँ पर रिफ्लेक्शंस होते हैं, कभी एक जगह पर स्ट्राइक करता है, किसी दूसरी जगह पर। सो जितने ज्यादा उनके रिफ्लेक्शंस होंगे, उतने ज्यादा, क्योंकि हर एक रिफ्लेक्शन में कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी फर्स्ट इसने यहाँ पर यहाँ पर हिट किया, तो कुछ जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर यहाँ पर इसने हिट किया, यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो इससे जितने ज्यादा ये रिफ्लेक्शन करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, और बाहर जो है हम देखते हैं कि कोई वेवलेंथ जो है वो बाहर नहीं इमिट होता। सो हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या करती है? ऑल वेवलेंथ्स जो है उनको, वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करेंगे, ऑल लेमडास या ऑल वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड। जितने भी वेवलेंथ्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेशन कहते हैं ब्लैक बॉडी का। यानी ये बिल्कुल एक्ट करता है ब्लैक बॉडी की तरह, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक कॉपी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। और इसको हम कैविटी रेडिएटर भी कहते हैं, बिकॉज इनका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर लेते हैं, कैविटी रेडिएटर, जब इनका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर लेते हैं और इनका जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए इस कैविटी के वॉल्स से,
यानी दोनों का टेम्परेचर एक हो जाए, सो फिर इससे ऑल वेवलेंथ्स के रेडिएशन जो है वो इमिट होते हैं। यानी इनको हम फुल रेडिएशंस भी कहते हैं। फुल रेडिएशंस मीन के उनमें सारे जितने भी वेवलेंथ्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर बात की। अब हम देखते हैं कि कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखें ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि इसकी जो रेडिएशन इससे जो इमिट होती है, या फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वही चीज रिकॉल कर लें कि ये सपोज आप कंसिडर कर लें एक ब्लैक बॉडी यानी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप जिस वेवलेंथ के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हिट करते हैं वो सारे इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कोई भी इससे रिफ्लेक्ट नहीं होता। उसको हम परफेक्टली आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। इसी तरह जब आप इसको हीट अप करते हैं तो इससे ऑल टाइप्स के वेवलेंथ जो है वो इमिट होते हैं। इसीलिए इसको फिर हम क्या कहते हैं, फुल रेडिएशंस मीन के जिसमें सारे वेवलेंथ्स इंक्लूडेड हो, कोई वेवलेंथ उसमें मिसिंग नहीं होता, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स इससे इमिट हो जाए, उसको हम कहते हैं अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। तो ये गुड एब्जॉर्बर भी है और गुड रेडिएटर भी है। सो इसके जो रेडिएशंस है वो डिपेंड करते हैं, यानी इसके जो फैक्टर्स हैं कि जो रेडिएशन इससे निकलती है उसके फैक्टर्स क्या है। तो फैक्टर्स इसके हैं टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ साथ उसकी जो रेडिएशन है वो वेरी करते हैं, जो वेवलेंथ है वो वेरी करते हैं। यानी बाकी इसके साइज पर या इसके शेप पर या इन चीज़ों पर या मटेरियल पर वो डिपेंड नहीं करते, बल्कि जस्ट उसकी टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ उनकी जो वेवलेंथ है और उनकी जो इंटेंसिटीज है वो चेंज होती है ब्लैक बॉडी रेडिएटर की। इसी तरह जो इसकी इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल T1 है टेम्परेचर T1 है, आप इसको इंक्रीज कर ले T2 कर ले, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर लिया, सो इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है। इंटेंसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी जो है उसकी कोई वैल्यू है इंटेंसिटी की, फर्स्ट टेम्परेचर के ऊपर कोई भी वैल्यू है इंटेंसिटी की, यानी जो रेडिएशन इससे इमिट हो रहे हैं उस इंटेंसिटी कोई वैल्यू है, सो ये भी क्या करती है, इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लें तो उसके साथ साथ इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। और इंटेंसिटी का मतलब ये है कि इससे जो पावर इमिट होता है उसकी वैल्यू हम इससे कैलकुलेट करते हैं, कितना पावर इमिट हो रहा है, उसको हम रेडिएंट इंटेंसिटी कहते हैं एक यूनिट सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल हमने पढ़ा था कि जो एक्चुअली टू डायमेंशनल एंगल है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में जो हम उसको देते हैं, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो एक यूनिट सॉलिड एंगल में कितना पावर इमिट होता है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। सो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। इसके साथ अगर आप देखें सो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, बल्कि ऑल जो हमारे पास वेवलेंथ्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप एक है, उसका वेवलेंथ है λ1, दूसरा है λ2 सपोज, तीसरा है λ3, λ4 एंड सो ऑन। सो इन सब के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है वो डिफरेंट है। एक के लिए एक अमाउंट है एनर्जी की, रेडिएंट एनर्जी की, दूसरे के लिए दूसरी है, इसके लिए सेपरेट है, इसके लिए सेपरेट है। सारे के लिए जो है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। और इन चीज़ों को अगर हम ग्राफ की मदद से देखें, अब जो कैरेक्टरिस्टिक आपने यहाँ पर देख लिए, इनको अगर आप ग्राफ की मदद से देखें तो देखिए हम इजीली एक ग्राफ यहाँ पर शो कर रहे हैं, एक ग्राफ यहाँ पर हम शो करते हैं कि किस तरह इसकी जो वेरिएशन है वो हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस ग्राफ में, ग्राफ आप कंसिडर कर लें, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं हमने दिखाए हुए हैं 3 ग्राफ्स दिखाए हैं। एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हैं वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ को शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस, यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब वेवलेंथ चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ टाइप ऑफ वेव्स जो है वो भी दूसरी कैटेगरी में जो है वो चेंज हो जाते हैं। और जो वाई एक्सिस है उस पर आप इंटेंसिटी देख रहे हैं कि कितना पावर जो है उससे इमिट होता है, इंटेंसिटी है उसकी। सो देखें फर्स्ट अगर आप देखें उसका टेम्परेचर जो सबसे लोएस्ट कर्व है, जो सबसे लोएस्ट ग्राफ है, उसका टेम्परेचर गिवन है 1800 केल्विन्स। सो 1800 केल्विन्स पर आप देखें एक स्पेसिफिक पीक है यहाँ पर। पीक का मतलब ये है कि ये इस कर्व का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, यानी
इसको हम कहेंगे वो वेवलेंथ जिसके ऊपर जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये आ जाएगा लेमडा एम से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी वो वेवलेंथ जिसके ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो उसको हम पीक पॉइंट से डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर ले 2500 कर लें, तो देखें आप कि उसके साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ती है। अब यहाँ पर इंटेंसिटी देखिए, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कंपेयर कर ले, ये वाली इंटेंसिटी और ये वाली। सो ये जो इंटेंसिटी है, टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ गई, पॉइंट ऊपर आ गया। और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो वेवलेंथ था यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी इस पॉइंट पर थी, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी इस पॉइंट पर है, यानी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो गया। फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर सपोज 1000 फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1500 नैनोमीटर्स हैं, यानी जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके लिए वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट बन जाता है। इसी तरह अगर आप 300 केल्विन पर देखें, सो इसके लिए इंटेंसिटी और भी बढ़ गई है, लेकिन जो वेवलेंथ है पीक वेवलेंथ जिसके ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो और भी ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो गया है। देखें, सो एक्चुअली जितनी ज्यादा इंटेंसिटी और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना उसका वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर होगा। सो यहां से हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ और टेम्परेचर के दरमियान जो है एक इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें, लैम्डा मैक्सिमम वो वेवलेंथ जिसके ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो उसको हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना इस इंटेंसिटी के लिए वेवलेंथ जो है वो देखें ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी वेवलेंथ कम हो रहा है। सो इसको अगर हम इस चीज को मैथमेटिकल चीज को इक्वेशन में, इस प्रोपोर्शन को इक्वेशन में हम कन्वर्ट करना चाहें, सो ये बन जाएगा लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर जो कांस्टेंट यूज होता है वो है के, इसको हम कहते हैं के, एक कांस्टेंट है। और जो नीचे हमारे पास टेम्परेचर है उसको हम इस तरह टी से डिनोट करेंगे। ये जो लॉ हमारे पास बनती है ये वाली, यानी वेवलेंथ और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक्चुअली वेन ने डिराइव किया था ये लॉ। और इसकी अगर आप एप्लीकेशंस देखें, बहुत नाइसली इसको हम अप्लाई कर सकते हैं मैनी जगहों पर। जिस तरह के यहाँ से आप देख रहे हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, इस इक्वेशन को जस्ट आप देखें कि जब हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो देखें k किसके इक्वल आ जाएगा, k किसके इक्वल आ जाएगा। इसको सिंपली मैं एक इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पर एक और फॉर्म में डिनोट रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर आप बोथ साइड्स t से मल्टीप्लाई कर ले, सो जो k है कांस्टेंट वो आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, यानी जिस टेम्परेचर पर भी आप देखें उसका आप मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ और वही टेम्परेचर जो है वो मल्टीप्लाई कर ले तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। यानी अब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको एक ही मिलेगा, वो एक कांस्टेंट है। और इसको हम कहते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है, यानी आप एक चीज को वेरी करते हैं तो उसके साथ दूसरा भी वेरी होता है, दोनों का प्रोडक्ट एक ही आता है। लेकिन अप्लाई इसको हम कहां पर कर सकते हैं? अब अगर आप देखें जो स्टार्स के टेम्परेचर, हम सन का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं वो हम इन्हीं तरीकों से करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सन पर जो है वो थर्मामीटर ले जाते हैं वहां पर टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। ये इन चीजों से, इन वेवलेंथ से, इन डिस्ट्रीब्यूशन से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल स्टार्स से जो वेव्स आ रहे हैं, किसी भी स्टार से जो वेव्स आ रहे हैं उसकी हम मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं कि उसका वेवलेंथ कितना है। जब हमारे पास उसका वेवलेंथ आ जाए तो उसको जस्ट अब इसी फार्मूले से इसमें पुट कर लें k की वैल्यू और इस वेवलेंथ की वैल्यू, सो आप उसका टेम्परेचर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम हो किसी भी वेवलेंथ का तो उससे हम नाइसली उस स्टार का, उस सन का, कोई भी चीज हो उसका टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि जो कर्व्स बनते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, वो हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट लॉज उसमें हम देखेंगे।